बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF से मंजूरी के बाद अब पाकिस्तान को कर्जे की पहली किस्त 30 सितंबर से पहले मिल जाएगी। कर्जे की पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ होगी। IMF से पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब मिलेंगे। 2024 के अख्तिताम से पहले पाकिस्तान को कर्जे की दूसरी किस्त भी जारी होगी। माहिरीन मईशत कहते हैं IMF बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया है। खाकान नजीब साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर इस $7 अरब के लिए बहुत तकदो हुई, बहुत कोशिशें की गई। अब इससे बैरूनी अदायगियों का जो बोझ है वो किस हद तक कम हो जाएगा और कितनी स्टेबिलिटी हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे और कब तक देखेंगे? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसमें यकीनन एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है अफरात ज़र जो है वो नीचे आई है, यानी कि कहाँ 38% पे थी, अब हाई सिंगल डिजिट्स में आ गई है। इस साल उम्मीद है कि 12% के करीब रहेगी। तो इस पे लोगों की कुव्वत खरीद इस साल में मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगी। रुपया संभल गया है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो शरह सूद है उसमें इस वक्त 3.5% की एक कमी आपको बल्कि 22 से 17.5 के करीब आती दिखाई दी है। वहां पे भी आपको बेहतरी दिखाई दी है। ये सब चीजें जो मैक्रो स्टेबिलिटी का एक अहम जुज़ है, इसकी कलीदी वजह IMF की इंगेजमेंट है। पाकिस्तान के $26 अरब जो इस साल ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स में चाहिए, वो भी आपके फंड की इंगेजमेंट की वजह से ही मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स, फ्रेंडली कंट्रीज, मौखर होना, रीप्रोफाइलिंग 1 साल की, वो सब कुछ हो गया है। पर मैं फिर कहूंगा कि हमेशा याद रखिए, इसके लिए ऑब्वियसली इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा। 1800 अरब के नए टैक्सेस, प्राइसिंग चेंजेस, पहले टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। हमने एक बड़ी कीमत अदा की है टू बी इन अ फंड प्रोग्राम। पाकिस्तान को इस ट्रेडमिल से उतरने के लिए अब ये तय करना चाहिए कि ये एक टाइम है, ये एक स्पेस है। प्लीज डोंट थिंक कि IMF कोई पनेशिया है जो पाकिस्तान के सारे मामला को हल कर देगा। पर IMF हैज बॉट यू मैक्रो स्टेबिलिटी, IMF एंगेजमेंट हैज बॉट यू टाइम, हैज बॉट यू ब्रीदिंग स्पेस। अब इसको पहले तो 37 माह का प्रोग्राम कैसे कंप्लीट होना है उसका आपने एक फ्रेमवर्क बनाना है, बिकॉज अभी तक हम बहुत डिपेंडेंट हैं IMF एडवाइस पे। सो यू हैव टू मेक योर होम टीम कि वो क्या प्रोग्राम हो जो पाकिस्तान के लिए इतना भारी ना हो, वल्नरेबल और पुअर सेगमेंट्स और इनकम कमाने वालों पर, और वो पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज कि क्या स्ट्रक्चरल यानी कि बुनियादी तब्दीलियां क्या हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी बुनियादी तब्दीली तो ये है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है वो खास साना है इस चीज का कि आपकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होने चाहिए, जिसमें रेगुलेटरी अदारे हैं, जिसमें पॉलिसी साजी के अदारे हैं, जिसमें ऑपरेशंस को प्राइवेट सेक्टर में देना है, और फिर इसके साथ साथ आसानियां पैदा करनी है, एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ करनी है। अब ये सब काम तो आपने करने हैं। IMF आपके साथ रोल प्ले कर रहा है। आपने NFC करने में दिक्कत आ रही थी, उन्होंने कहा हम एक नेशनल फिस्कल पैक्ट की तरफ पाकिस्तान को ले जाएंगे, तो उसमें उम्मीद है कि प्रोविंसेस के साथ आगे मामला तय होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तो IMF की ट्रेडमिल से उतरना है और अगर मैक्रो स्टेबिलिटी को खुद इंश्योर करना है, तो ये फैसले जो अब हमने फंड के साथ या फंड की एंगेजमेंट से लिए हैं, ये तो हम खुद भी ले सकते हैं। कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि आप अपने एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करके उसको कम ना कीजिए, आप अपने डिवीजन डिपार्टमेंट्स को कम ना कीजिए, जो नीचे सूबों को जाने हैं वो ना सूबों को दीजिए। ये काम सारे आपके करने के हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक मैक्रो स्टेबिलिटी, एक फॉरेन जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं, और जिस तरह शरह सूद में कमी हुई है उससे कुछ इन्वेस्टमेंट पिकअप करे। अब ये सारी चीजें जो हैं आप इनको सीमेंट कीजिए। अच्छा खाकान नजीब साहब, ये जो सारी बातें हैं कि ये जो क्राइसिस की ट्रेडमिल है इससे उतरना है, लॉन्गर रन में प्लानिंग करनी है, बुनियादी तौर पर जब कोई भी शख्स ये खबर सुनेगा कि $7 अरब पाकिस्तान को मिल रहे हैं तो उसका फितरी पहला सवाल ये होगा कि मुझ पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी? बस देखिए, मैक्रो स्टेबिलिटी जो आई है, क्योंकि आप एक 9 मंथ का SBA स्टैंड बाय करके आ रहे हैं फंड के साथ, तो ऑलरेडी इकोनॉमी को फ्लो करके शरह सूद बढ़ाकर आपने एक डिमांड को कम किया। साथ अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर ने पिछले साल अच्छा बिहेव किया। महंगाई की जो शरह थी वो 29% थी सन 2023 में, 24% थी सन 2024 में जो मालियाती साल थे,
और जो मालियाती साल 25 जो अब गुजर रहा है उसमें 12-13% पे रहने की उम्मीद है। अगर आपकी बाइंग पावर, जो कि अगर आपकी तनख्वाह 15% बढ़ती है तो एक्चुअल में आपकी कुव्वत खरीद बेहतर हुई है, एक बात। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें बुनियादी तौर पे जरा इसको समझाइएगा लेमैन लैंग्वेज में कि जो आपने 7 अरब डॉलर लिए हैं, ये तो आपने जो आपके कर्ज हैं और दीगर जो बैरूनी अदायगियां हैं उसमें आपको एक ब्रीदर मिला है, और ये जो आर्टिफिशियल पंप है इससे आप उन चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। आप अपनी इकोनॉमी को लोकली रन करने के लिए तो टैक्स नेट के मसले में आज भी फंसे हुए हैं। तो ये जो आप एक अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं कि 15% तनख्वाह बढ़ी है, लोगों की नहीं बढ़ी, और टैक्स नेट भी जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ा, तो टैक्स नेट में ऑलरेडी जो लोग हैं उन पर ही बोझ बढ़ रहा है। तो ये बैलेंस तो बेसिकली हुकूमत के लिए एक ब्रीदर है ना, बाकी किस तरह से मुझ तक आप तक कैसे पहुंच रहा है? आप तक मैं इस तरह पहुंच रहा हूं कि लेट से कि फंड की एंगेजमेंट ना होती, और आप ये सोचिए कि जो डिफॉल्ट का खर्चा आज से 12-13 महीने पहले था, रुपया 315 या 325 पे होता, और आपके ज़खायर आज एक माह की इंपोर्ट को भी ना कवर कर रहे होते, तो आपकी जो इंस्टेबिलिटी थी वो कितनी ज्यादा होती। आज जो सारी स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, और इसमें रुपए की कदर में जो आपने बेहतरी देखी, शरह सूद आप पहले 22% पे बोरो कर रहे थे, अब आपने देखा है कि शरह सूद में खातिर खा कमी हो गई है। तो अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आप 22 की बजाय 17.5 की शरह सूद से गाड़ी लेंगे। अगर आप इस वक्त अफरात ज़र अगले साल 12% रहे और आपका चैनल 15% आपकी तनख्वाह बढ़ाए, तो आपकी जो कुव्वत खरीद है वो तो हकीकी तौर पे बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम बहुत सी और में इन्वेस्ट कर रहे होते कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो 80% आपने कमा लिया होगा। अगर आप इन 3 चीजों पर ही रहें, तो इन 3 चीजों में काफी लोग इन्वॉल्व हैं मेरे ख्याल में, तो उनको एक कंफर्ट आए। बट एट द सेम टाइम ये तो 2 आरा नहीं है ना, कि ये मैंने तो जो डॉन में आर्टिकल भी लिखा तो यही लिखा था कि दिस इज ब्रीदिंग स्पेस, उसका नाम ही ब्रीदिंग स्पेस था। IMF आपको ICU की टेबल पे से उठाकर सर्जिकल टेबल पर ले आता है। सर्जरी तो फिर भी एनर्जी सेक्टर फिर भी जरूरी है, और वो करना जरूरी है, जैसे आपने पहले जिक्र किया। वक्त की कुछ कमी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर का एक कर्ज प्रोग्राम मंजूर हुआ है। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी माहिरीन मईशत इसे करार दे रहे हैं। पंजाब में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PTI को खबरदार कर दिया। कहा, पंजाब में शाम 5 बजे के बाद दहशतगर्दों का राज नहीं हो सकता। 6 बजे के बाद 2 पुलिस वालों ने जलसा खत्म करा दिया था। तुम पंजाब वालों को दहशतगर्द बनाओ, मरियम ये होने नहीं देगी। कोई एक नौजवान खड़ा होकर बता दे 6 साल में इसे मेरिट पर नौकरी मिली हो। नौजवान बताएं, क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें गालम गलोच हो, चोर चोर, डाकू डाकू के झूठे इल्जामात लगाए जाएं? आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास। उन्होंने कहा कि सियासी इंतशार है पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने कहा, इसी इंतशार में बड़े हुए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे। एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि पिछले 6 साल में किसी नौजवान को मेरिट पे नौकरी मिली। नौजवानों से ये पूछना चाहते हैं, क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो जिसके अंदर गाली गलोच हो, चोर डाकू की झूठे इल्जामात घर से बाहर निकले तो घेराओ जलाओ की तरगीब दें? आपकी पूरी तवज्जो है कि किस तरह हमने हमला आवर होना है मुखालिफ के ऊपर। वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, पंजाब की हदूद के अंदर खुद AK-47 हवा में लहराई, शीशे तोड़ दी। वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे, उधर तवज्जो करो। 6 बजे इनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि लाहौर का जलसा खत्म हो जाएगा। 6 बजे के बाद 2 पुलिस वाले गए, जलसा खत्म करा के नीचे आए। ये नहीं हो सकता कि शाम को 5 बजे सड़कें बंद हो जाए और दहशतगर्दों का राज हो पंजाब के अंदर। पंजाब की सरहद में आके अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरियम नवाज बताएं, क्या पंजाब में जलसा करना दहशतगर्दी है? मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं कि दूसरों को दहशतगर्द कहे। अली अमीन गंडापुर, पंजाब हुकूमत के आसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल होती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं, उन्हें जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। फस्तायत के रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट माफिया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे। लगता है कच्चे के डाकुओं की कार्रवाइयों में भी ये शराकतदार हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की पुरतपाक मुलाकात। डॉक्टर यूनुस ने शहबाज शरीफ को बांग्लादेश की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत की 50वीं सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया था। डॉक्टर यूनुस और वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरजोश अंदाज में गले मिले। पाकिस्तानी वफ्द में वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी थे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक किया। इससे पहले वजीर आजम और कुवैत के वली अहद के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों ने सियासी, इक्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार लड़की अदीला बलोच के इंकशाफात। वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उसे किस तरह बहकाया गया और वो खुदकुश हमला करने के लिए तैयार हो गई। ये तासुर देना कि बलोच खवातीन मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं सरासर झूठ है। खुदकुश हमला हराम है। बलोच नौजवान ये गलती ना करें। किस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकारा खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बिकाए हुए थे और लोगों के हाथ में भी ऐसे बंदूक थे। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैंने खुद देखे ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं, परगला के लेके जाते हैं। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर अदीला बलोच के वालिद खुदा बख्श बलोच कहते हैं हुकूमत बलोचिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से बेटी आज मेरे साथ है। हमने अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया कि खुद कुछ धमाका करें। पहाड़ों पर बैठे लोग भी बलोच हैं, हम भी बलोच हैं। एक बलोच किसी दूसरे बलोच की बेटी को उठाकर ले जाए, ये कैसे बलोच हैं? सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं है। तनख्वाह से अपने घर को भी चलाया, इनको भी पढ़ाया। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। मैं कराची था इस टाइम, जब इन्होंने बताया कि बेटी मिसिंग है, पता चला भाई उनको कुछ लोगों ने वर्गला है और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पे लगे। मैंने कहा मैं अभी करूँ क्या कि वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है। तो इसलिए मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, बर्बाद कार्रवाई करके उनको रिलीज कर दी। हमने कोशिश की अपने बच्चे बचाने की, मेहनत की। और जो भी ऐसे माहौल हो वो सरकार के पास जाएं, क्योंकि वही बचा सकता है। कुछ पैगाम थे माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। बच्चों को जो एक्टिविटी है वो नजर पे रखें, आया वो किसी गलत रास्ते में नहीं जा रही। इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करे तो बड़ा हादसा होने से तो इसे वो बच जाएंगे। आखिरी एक पैगाम जो पहाड़ों में बैठे हैं वो भी बलूच, हम भी बलूच हैं। एक बलूच की बेटी को उठा के ले जाए जात के लिए, एक आगे बलूची है। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफियों की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा किसी भी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। मुद्दत में तौसी मुफादात नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा हमें सपोर्ट करो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, लेकिन इसने जो हशर किया सबके सामने है। चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुअज़्ज़ज़ जज भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह करती है। अदलिया से जब बड़ी गलती हो जाए और फैसला आइन से मुतसादिम हो तो कौन देखेगा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त थी, लेकिन फैसला PTI के हक में दे दिया गया। आइन में की गई कोई तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। आपकी आज़ादी हमें आइन से ज्यादा अजीज नहीं हो सकती। अदालत के जज साहबान इंसानों में से हैं, गलती कर सकते हैं। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया उसकी इस्लाह कर देती है। अदलिया जब एक बहुत बड़ी गलती का मुर्तकिब हो जाए तो कौन ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तुम्हें ये सीटें नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो PTI के अरकान चले गए थे, किसी एक ने भी किसी फोरम पे नहीं कहा कि पार्टी बदलना चाहती। आइन में की गई कोई तरमीम किसी अदालत में किसी भी बुनियाद पर चैलेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो।
آپ کی آزادی ہمیں کانسٹیٹیوشن سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی. اپنی اتھارٹی بھی بہت زیادہ عزیز ہے. اس اتھارٹی کو آپ کی آزادی کی بینٹ نہیں چڑھنے دے. ریٹن آئین ہے, کوئی خیالی آئین نہیں ہے. آپ اس کی وائلیشن جب کریں گے پھر پارلیمنٹ کے سامنے کیا راستہ رہ جاتا. ایسی کھائی کی طرف نہ دھکیلیں جہاں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم آپ کی بات مانیں یا اس آئین کی بات مانیں جس کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے. حکومت نے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان FBR بختیار محمد کا کہنا ہے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا پالیسی فیصلہ ہو چکا ہے. نان فائلرز کے لیے تمام سہولتیں ختم کر دی جائیں گی. جو کام فائلرز کر سکیں گے نان فائلر نہیں کر سکیں گے. نان فائلرز کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی ہوگی. کراچی میں جمعرات سے عالمی ثقافتی میلے کا آغاز ہوگا. 40 سے زائد ملکوں کے 400 سے زائد فنکار شرکت کریں گے. صدر آرٹس کونسل نے بتایا فلسطین سے بھی فنکار آ رہے ہیں. عشرت خان کی رپورٹ. کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کی رنگا رنگ تقریب کا جمعرات سے آغاز ہوگا. یہ سندھ کی ہمت اور سندھ کی محبت ہے کلچر سے کہ اتنا بڑا فیسٹیول سندھ میں ہو رہا ہے. صدر آرٹس کونسل کا کہنا تھا اس ثقافتی میلے میں کئی محفلیں سجنے کو تیار ہیں. 40 سے زیادہ ملک آ رہے ہیں. جرمنی سے 3 گروپ ہیں, فلسطین سے بھی آ رہے ہیں. اسٹیٹ گیسٹ کی سیکورٹی ہے. 35 روزہ اس ثقافتی میلے میں 40 تھیٹر پرفارمنس, 55 سے زائد میوزک پروگرامز, 50 سے زائد ڈانس پرفارمنس, 20 کے قریب ورک شاپ اور 5 فائن آرٹس کی نمائشیں شامل ہیں. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا $7 ارب کے IMF پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار. ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے. معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے. کاروباری سرگرمیوں سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند ہے. یہ معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اوورسیز سے ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاسی ہے. ترسیلات زر میں اضافے پر اوورسیز پاکستانی برادری کے شکر گزار ہیں. IMF نے پاکستان کے لیے 37 ماہ پر محیط $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے. معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے. وزیر اعظم کا IMF پیکج میں معاونت کرنے والے دوست ممالک کا بھی شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے بالخصوص سعودی عرب, چین, متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم کا مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹینا جارجیوا اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.